हेलो सभी को नमस्कार। हमने ना राजस्थान स्टाम्प रूल के 3 पार्ट कर लिए हैं और रूल 63 तक हम पढ़ चुके हैं। अब 64 से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो 64 से 67 तक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? 64 में प्रोसीजर है, जब कोई अनस्टैम्प्ड और अंडर स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्पेक्शन के दौरान, इंस्पेक्शन से तात्पर्य है किसी पब्लिक ऑफिस का इंस्पेक्शन जो पब्लिक ऑफिसर करता है, या फिर कोई भी कलेक्टर आदि कोई इंस्पेक्शन करता है, तो उस दौरान यदि कोई अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो उसको क्या करेंगे, उसको वो कलेक्टर को भेज देंगे। और कलेक्टर जो है संबंधित व्यक्ति को, जिसका कि वो डॉक्यूमेंट है, उसको एक नोटिस जारी करेंगे और उसके संबंध में स्टाम्प ड्यूटी जो है विद इन 30 डेज में स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने, और या फिर वो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट उसका जो है, यानी ऑफिसेज में तो डुप्लीकेट होता है, किसी हर व्यक्ति के पास होता है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट विद इन 30 डेज में कलेक्टर के सामने पेश करने के लिए कलेक्टर आदेशित करेगा उसको। ठीक है। फिर ओरिजिनल उसके पास आ जाता है इंस्ट्रूमेंट, तो वो विद पेनल्टी सेक्शन 44 से स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फी जो भी है वो सेक्शन 44 के तहत जितनी भी बनती है उसको जमा करवा लेगा। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ये तो इंस्पेक्शन के दौरान कोई डॉक्यूमेंट पकड़ा गया उसकी बात है। अब ये on receipt of original instrument, or in case it is not produced within 30 days from the service of notice, as the collector shall impound its copy and require payment of proper duty together with penalty under section 50। यानी अगर 64 में भी अगर इंस्पेक्शन के दौरान जो घटना होती है उसमें अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, तो उसकी जो डुप्लीकेट पे भी डुप्लीकेट को इम्पाउंड करके उसके आधार पर ही सेक्शन 44 की कार्रवाई कलेक्टर कर सकता है। यही प्रोसीजर वो है, प्रोसीजर टू फॉलोड बाय कलेक्टर इन केसेज ऑफ अंडर वैल्यूड इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे सेक्शन 51 का सब सेक्शन 1 और 2 लागू होगा। कलेक्टर एक नोटिस जारी करेगा और इसमें अलग अलग दिन हैं, यानी जैसे इंस्पेक्शन वाले में 30 दिन है, तो इसके अंदर जो है 21 दिन है। जो रेफरेंस रेफरेंस अगर दर्ज होता है कलेक्टर के पास, रेफरेंस कब दर्ज होता है? कोई भी अधिकारी जब कोई भी अंडर वैल्यूड डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट है किसी भी अधिकारी के समक्ष आता है, जैसे कि सब रजिस्ट्रार के समक्ष आता है, तो वो कलेक्टर के समक्ष रेफरेंस दर्ज करता है। तो उस समय ऐसी परिस्थिति में उस जो व्यक्ति को जिसका कि इंस्ट्रूमेंट है उसको 21 दिन का टाइम दिया जाता है। 21 दिन के अंदर उसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करना होता है। फिर वो अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश नहीं करता, तो फिर कलेक्टर के पास फिर से पावर है कि वो डुप्लीकेट या उसकी ट्रू कॉपी पर ही धारा 44 की कार्रवाई, सेक्शन 44 की कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद कलेक्टर जो है क्या किस तरह से जो अंडर वैल्यूड जो डॉक्यूमेंट है उसकी जांच कर सकता है कलेक्टर के पास अगर आ जाता है तो, और वो क्या क्या करता है उसमें, ये इसमें 65(4) में दिया गया है। सबसे पहले वो क्या है कि डीएलसी देखेगा, उसकी क्या कर सकता है, लुक इनटू कोरस्पेंडिंग रेट्स एज रिकमेंडेड बाय डीएलसी एंड द रेट्स अप्रूव्ड बाय द आईजी। फिर कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक ऑफिसर पब्लिक अथॉरिटी से ले सकता है। और उसके स्टेटमेंट है जो सदस्यों के, वो चेक कर सकता है। इंस्पेक्ट दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खुद चेक कर सकता है, और उसके आधार पर उसकी वैल्यू का निर्धारण दोबारा से कलेक्टर करेगा। कि फिर कलेक्टर क्या करेगा आफ्टर उसका जो जांच करने के बाद कलेक्टर क्या करेगा, आफ्टर कंसिडरेशन दी ऑब्जेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड इन राइटिंग, यानी उधर से जो दूसरा पक्ष है, जो जिस मालिक है, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, उसको भी वो सुनेगा कलेक्टर, और रिकॉर्ड्स को चेक कर लेगा। रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद में और जो एविडेंस और फैक्ट्स हैं उनको चेक करने के बाद में, कंसीडर करने के बाद में, डीएलसी की रेट्स देखने के बाद में, पास एन ऑर्डर डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ड्यूटी चार्जेबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट एंड टेक स्टेप्स टू कलेक्ट द डिफरेंस। यानी ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में कलेक्टर फिर से जो उसकी मार्केट वैल्यू एक दोबारा से डिसाइड करेगा, और उसके लिए वो स्टाम्प ड्यूटी के लिए फिर से प्रयास करेगा खरीद स्टाम्प ड्यूटी लेने के। दी समरी इंक्वायरी शैल बी कम्प्लीटेड विद इन ये जो इंक्वायरी है वो विद इन 33 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगी, और जो भी ऑर्डर जारी होगा उसकी कॉपी जो है 15 दिन के अंदर अंदर आईजी को भेजी जानी है। यानी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद जो ऑर्डर जारी होगा वो आईजी को कॉपी भेजी जाएगी।
अब 64 जो था वो इंस्पेक्शन में अगर कोई 64 था, इंस्पेक्शन के दौरान अगर कोई डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है उसकी प्रोसीजर थी 64 में। 65 में था कि अगर कलेक्टर को कोई रेफरेंस दर्ज होता है तो उस परिस्थिति में कलेक्टर क्या करेगा, 65 में ये था। अब 66 में क्या है, 66 में भी प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कलेक्टर इन केसेज, ये आ गया 66। तो 66 में कौन से केसेज हैं, वेयर द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट करेक्टली डिटरमाइंड। तो 64 और 65 में तो ये था कि अंडर वैल्यूड डॉक्यूमेंट हो, लेकिन एक तो पब्लिक ऑफिस की जांच के दौरान पकड़ा गया है और 65 में कलेक्टर के पास डिफरेंस दर्ज हुआ है। अब 66 में फिर से ये है कि कलेक्टर के पास में अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट आ जाता है कि उसके अंदर उसकी नेचर डिसाइड नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट क्या हो, जैसे कोई डेवलपर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू सेल है, या सेल लीड है, या कन्वींस है, क्या है, उसके लिए कलेक्टर के पास आता है। तो रेफरेंस उसके अंदर आता है 53(1)(2) में, ऑन रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस अंडर सब सेक्शन 53। 51 में तो रेफरेंस आएगा, वो तो आएगा अंडर वैल्यूड का, और 53 में आएगा रेफरेंस आएगा, वो आएगा अगर उसकी नेचर कलेक्टली डिटरमाइंड नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट हैज बीन सेट फॉर द इंस्ट्रूमेंट आल्सो, तो उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट फिर से मंगाएगा, ठीक है, वही प्रोसेस करेगा कलेक्टर, तो इंस्ट्रूमेंट मंगाएगा ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल नहीं आएगा तो ट्रू कॉपी पे कार्रवाई कर देगा। विद इन 20 डेज का टाइम है, 20 डेज में ओरिजिनल आ जाना चाहिए उसके पास। फिर उसके अंदर वही कलेक्टर वही करेगा, उसकी सारे फैक्ट्स चेक करेगा, उसके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, और पार्टीज को एग्जामाइन भी कर सकता है, रिकॉर्ड एग्जामाइन करेगा, और प्रॉपर्टी को खुद वो एग्जामाइन कर सकता है, रिलेवेंट रिकॉर्ड एग्जामाइन कर सकता है। और इसकी भी इंक्वायरी वो 30 डेज 3 महीने में उसका जो है इसका नेचर दोबारा से वो डिसाइड करेगा, जो भी नेचर है सेम होगा तो सेम भी कर सकता है, और दोबारा अगर दूसरा आता है तो दूसरा भी कर सकता है, दोबारा से उसका नेचर डिसाइड करेगा, और उसके आधार पर उसकी मार्केट वैल्यू डिसाइड करेगा, स्टाम्प ड्यूटी या पेनल्टी जो भी बन रही है वो भी वो डिसाइड करेगा। और ये विद इन 3 मंथ्स में इंक्वायरी कंप्लीट करके कलेक्टर 15 दिन के अंदर अंदर इसकी कॉपी किसको भेज देगा, ये भेजेगा 15 दिन में आईजी को भेज देगा। प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट। तो ये हमने जो 64, 65, 67, 60 ये पढ़ रहे हैं ना, ये जो इस साल के कलेक्शन के एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन रजिस्टर कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट। अब ऐसे डॉक्यूमेंट हों जो कि कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल हैं लेकिन वो रजिस्टर नहीं हुए, ओके, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है लेकिन रजिस्टर नहीं हुए, on issue of any information under subsection 1 of section 55 of the act from any registering officer or any other person or where the collector तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट अगर उसके पास पहुंचता है कलेक्टर के पास, रेफरेंस से भी आ सकता है या पब्लिक इंफॉर्मेशन से भी आ सकता है ना, कि ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट हुआ है लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ, तो अंडर सेक्शन 30 के वो 21 दिन के अंदर जो डॉक्यूमेंट उसको मंगा सकता है कलेक्टर, ठीक है, 21 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट मंगा सकता है। अब जहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं आता है तो कॉपी कॉपी से काम चला जा सकता है, कलेक्टर कॉपी पे भी कार्रवाई कर सकता है। अगर वो सोचता है कलेक्टर कि डुली स्टैम्प्ड है और अगर उसमें मतलब रजिस्टर नहीं कराई, लेकिन उसको अगर कलेक्टर को लगता है कि वो डुली स्टैम्प्ड है, डुली स्टैम्प से तात्पर्य है कि उसके ऊपर जितनी ड्यूटी स्टाम्प ड्यूटी बनती है उतनी ड्यूटी उस पर पे हो चुकी है, तो वो प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर देगा। लेकिन अगर उसको ऐसे लगता है कि वो चार्जेबल विद ड्यूटी है और डुली स्टैम्प नहीं है, तो वो इसको इम्पाउंड कर देगा, डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर लेगा, और सेक्शन 37(5), 51(5) और 53(5) में ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ाएगा। जो डुली स्टैम्प है तो वो प्रोसीडिंग रोक देगा। वेयर द ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट और ए कॉपी ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रेजेंट एंड द पर्सन टू whom the notice was served do not appear before the collector shall proceed to inquiry shall into the correctness of the information. Collector may for the purpose of inquiry call for an information। किस कलेक्टर के पास पावर है कि इस संबंध में वो किसी भी पब्लिक ऑफिस को, ऑफिसर को, अथॉरिटी अंडर द गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी को या बुला सकता है, उसको कॉल कर सकता है ना,
कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है उससे, रिकॉर्ड एग्जामिन कर सकता है, गवर्नमेंट के, लोकल बॉडीज के रिकॉर्ड, और प्रॉपर्टी को भी जांच कर सकता है कलेक्टर, ठीक है, अगर उसको ये रजिस्ट्रेशन के बारे में बात पता चलती है तो ये नॉन कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है, रजिस्टर नहीं हुआ। After the aforesaid inquiry, where it appears the collector that the instrument in question has been executed but not presented for registration with a view to avoiding stamp duty, it shall be deemed to be a violation of Section 30 of Act, and if such non-production is with a view to concealing the consideration, if any and all other facts and circumstances affecting the chargeability of the said instrument with duty, and the determination of such duty, the collector shall launch a prosecution against the person concerned under section 30, 73 or 75 of the act as the case may be। तो यहाँ पे ये क्लियर चीज बता रखी है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्रेबल है कंपल्सरीली और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और कलेक्टर उसको जांच करता है और पाता है कि वास्तव में ये ड्यूटी अवॉइड करने के लिए ऐसा किया गया है, इसी वजह से इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो कलेक्टर उसमें प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करेगा। यानी सेक्शन 30 के तहत अगर उसने चोरी करने का प्रयास किया है तो सेक्शन 73 और 75 के तहत उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम नहीं करे, यानी जो रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्ट्रेबल ही रखना चाहिए और रजिस्ट्री अवश्य करानी चाहिए। इसकी भी इंक्वायरी कलेक्टर 3 महीने में पूरे करेगा। कलेक्टर के पास जो भी इंक्वायरी आती है वो 3 महीने में जांच पूरी कर देगा, 64, 65, 66, 67 दोनों चारों में। प्रोसीजर फॉर हियरिंग ऑफ द केसेस ऑफ CCRA, जो ए रिवीजन ऑफ फील्ड बिफोर द CCRA under section 65 shall be heard and disposed of by the chairperson sitting in a single bench or by a bench consisting of 2 or more members by the chairperson. However, revision shall be heard and disposed of by a bench chief where the disputed amount exceeds rupees 10 लाख। तो CCRA में प्रोसीडिंग होगी तो उसमें एक आदमी भी सुनाई कर सकता है, यानी इसका CCRA का एक मेंबर है वो सुनाई कर सकता है सेक्शन 65 के तहत, और एक से ज़्यादा भी सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा होगा तो CCRA की डबल बेंच या उससे बड़ी बेंच सुनवाई करेगी, ठीक है। तो CCRA के अंदर अगर प्रोसीडिंग चलती है तो उसमें अगर 10 लाख से कम का अमाउंट है तो CCRA का एक ही मेंबर सुनवाई कर सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर दो या दो से अधिक 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है तो 2 या 2 से अधिक लोग उसमें CCRA में सुनवाई करेंगे। उसके बाद 67B बताता है हमें मोड ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर समन्स और नोटिस की किस माध्यम से ऑर्डर समन और नोटिस सर्विसेज ऑफ एनी ऑर्डर समन द एक्ट और रूल में बी इफेक्टेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, नेमली कॉपी है जो टेंडर भी करी जा सकती है और या किसी रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से भेजी जा सकती है। एक एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को दी जा सकती है। If the address of the person concerned is known to authority concerned by sending a copy thereof by registered post, डाक से भेजी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजी जा सकती है, मतलब किसी भी माध्यम से उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को दी जा सकती है, उसके फैमिली के एडल्ट मेंबर को दी जा सकती है कॉपी, उसके जो है एड्रेस पे भेजी जा सकती है रजिस्टर्ड पोस्ट से द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की यानी ईमेल वगैरह से भेजी जा सकती है। ये जो समन ऑर्डर और नोटिस जारी किए जाएंगे वो किसी भी माध्यम से भेजे जा सकते हैं, ईमेल से भेजे जा सकते हैं या रजिस्टर्ड डाक से भेजे जा सकते हैं या उसके किसी फैमिली के एडल्ट मेंबर को दिए जा सकते हैं या कि उसके किसी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को दिए जा सकते हैं। इनमें से भी कोई माध्यम नहीं काम में आ रहा हो तो स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर में पब्लिश किए जा सकते हैं। By sending the content to such order summon or the case may be to the person concerned through an email address provided by such person, ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए ईमेल पे भेज जा सकते हैं। अब ये सब चीज़ें हो गई है। अब अगर कोई भी व्यक्ति कलेक्टर ने मांग लिया कि 30 दिन के अंदर या 21 दिन के अंदर है वो डॉक्यूमेंट पेश करो, अब कोई भी जीत व्यक्ति होता है वो करता नहीं है पेश, वो सोचता है कि मैं डॉक्यूमेंट पेश नहीं करूँगा तो मेरा स्टाम्प ड्यूटी बच जाएगी। तो कलेक्टर क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ नॉन प्रोडक्शन इफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट instrument is not produced in compliance with the notice under rule 64, 65, 66, 67 जो ऊपर हमने पढ़े हैं, as the case may be, and the collector concludes that such non production is with a view to avoiding payment of stamp duty। कलेक्टर को लगता है कि ये इसलिए नहीं दिखा रहा कि वो स्टाम्प ड्यूटी चुराने की कोशिश कर रहा है, the collector shall launch a prosecution against the person अंडर सेक्शन 73 और 75। तो 73 और 75 के तहत वो प्रोसिक्यूशन कर सकता है। हमने पहले भी 73 एक्ट सेक्शन
जो उसमें 3 साल की सजा होती है लगभग। 73 और 75 आप पढ़ लेना, एक्ट में है सेक्शन 73 और 75। तो 64, 65, 66, 67 में जो भी परिस्थिति हो उसमें 30 या 21 दिन के अंदर कलेक्टर ने मांगा है, अगर रिकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट मांगा है, अगर इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड नहीं करा तो ये आपकी बहुत ही गलत बात है। ये रूल 68 बताता है कि इसके लिए आपके खिलाफ में प्रोसिक्यूशन हो सकता है अंडर सेक्शन 73 और 75 और राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998, और उसमें लगभग 3 साल की सजा हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल बिफोर मजिस्ट्रेट। अब आगे, when prosecution has been launched, the collector shall move the magistrate seized of the case to take action if such action has not already been taken by the magistrate of his own motion for the production of the original instrument in under section 91 or section 93 of CRPC. If the original instrument is not produced in court, a copy thereof may be produced as secondary evidence under section 63 of Indian Evidence Act 1872 to prove the contents of the original. तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट के समक्ष कैसे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल पेश होगा, यानी जब अगर 73 और 75 के तहत प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई अगर कलेक्टर ने शुरू कर दी है तो इसका मतलब है सारा मामला कोर्ट में चला गया, तो मजिस्ट्रेट भी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए ना मजिस्ट्रेट को फैसला करने के लिए, इसलिए मजिस्ट्रेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो ऐसे में क्या है कि मजिस्ट्रेट ऑन मोशन से भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने खुद के बिहाफ पे ये नहीं, ये प्रक्रिया करी नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगवाए नहीं है, तो कलेक्टर के पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उपलब्ध होता है, प्रस्तुत होता है, आता है, तो डॉक्यूमेंट वो सारी जो है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स है कलेक्टर जो संबंधित सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट के साथ में कलेक्टर मजिस्ट्रेट को भेज देगा, और मजिस्ट्रेट उसको CRPC के तहत वो कार्रवाई करता है वैसे 91 और 93 में। अब अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलता ही नहीं है तो फिर उसकी कॉपी को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 3 के तहत उसकी 63 की उसकी कॉपी से भी कार्रवाई की जा सकती है। इम्पाउंडिंग, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट द कलेक्टर शैल मूव द मजिस्ट्रेट टू इम्पाउंड द सेम अंडर सेक्शन 104 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑन 1973 अनलेस इट हैज बीन ऑलरेडी इम्पाउंड बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ हिज ओन ऑफ। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें भी इम्पाउंडिंग का कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। यानी अगर कोर्ट में आ गया डॉक्यूमेंट तो ये नहीं सोचो आप कि अगर आपका डॉक्यूमेंट कोर्ट में मामला चला गया है तो आपका डॉक्यूमेंट है वो वापस मिल जाएगा आपको बिना स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट किए। जब तक का मामला क्लियर नहीं हो जाता तो कोर्ट में आपका मामला चलेगा, तो मजिस्ट्रेट इम्पाउंड कर सकता है उसको, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट खुद ही अपनी इच्छा से अपने ब्याह पे उसको इम्पाउंड नहीं करता तो उसमें कलेक्टर के पास पावर है, जो कलेक्टर स्टाम्प है वो मजिस्ट्रेट को इस संबंध में शैल मूव द मजिस्ट्रेट टू इम्पाउंड दे, मजिस्ट्रेट को इस संबंध में मतलब कह सकता है कि इस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर लिया जाए, और ये पावर कलेक्टर को आती है CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 104 से। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट कोर्ट में भी चला गया है और आपने स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं करी है तो वहाँ भी ये इम्पाउंड हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा। असेसमेंट ऑफ पेनल्टी, अब हम आ गए हैं 71 में। असेसमेंट ऑफ पेनल्टी, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इम्पाउंडेड अंडर रूल 70 is received by the collector for action under section 44 of the act, he shall take into consideration while assessing the penalty thereon the fine if any imposed by the magistrate as a result of the prosecution launched under rule 68। तो ये आप देख लीजिए कि एक तो क्या है कि स्टाम्प ड्यूटी आपको लगनी थी, ओके, और आपने रजिस्ट्री नहीं कराई, उसकी पेनल्टी भी लगनी थी, ठीक है। लेकिन अब कोर्ट में चला गया मामला और वहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट ने और कोई पेनल्टी और लगा दी ना, तो अब उसकी पेनल्टी उस अब जो कलेक्टर जो है सेक्शन 44 के तहत कार्रवाई करेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट फैसला सुना देगा, फिर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आएगा वापस कलेक्टर के पास। अब कलेक्टर जो है स्टाम्प ड्यूटी जो भी सरचार्ज वगैरह सारे कैलकुलेट करेगा, मार्केट वैल्यू द्वारा कैलकुलेट करेगा, और डिपार्टमेंट की द्वारा लगाई जाने वाली पेनल्टी भी कैलकुलेट करेगा, और सारी कैलकुलेट करने के बाद में अब वो ये और देखेगा कि मजिस्ट्रेट ने मामले में पेनल्टी लगाई है क्या। अब मजिस्ट्रेट ने लगाई है तो वो पेनल्टी और लगेगी भाई, देख लो आप, ओके। अब ये हो गया 71। उसके बाद इनहेरेंट पावर्स ऑफ ऑफिसर। अब यहाँ पे इनहेरेंट पावर्स के बारे में 72 रूल 72 बताता है कि जो IG है ना उसको सारी पावर होती है कलेक्टर या सुप्रिटेंडेंट की या ट्रेजरी ऑफिसर की, और AIG है उसको सारी पावर होती है कलेक्टर या ट्रेजरी ऑफिसर की, ठीक है। IG या AIG इन दोनों को कलेक्टर और ट्रेजरी ऑफिसर की ऑटोमेटिकली पावर होती है, तो इसको इनहेरेंट पावर्स ऑफ ऑफिसर कहते हैं, रूल 72। अब है रिपील एंड सेविंग्स।
ये जो रूल लागू हुए हैं वो कैसे लागू हुए, राजस्थान स्टाम्प रूल 1955 था, उसको रिपील किया गया है, और ये जो रूल्स लागू किए गए हैं। और राजस्थान स्टाम्प रूल 1955 में जो भी राइट, टाइटल, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी थी वो अब भी रहेंगी। लीगल प्रोसीडिंग, रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच राइट, टाइटल, वो भी रहेंगे। अंडर द प्रोविजन रूल्स हियर बाय रिपील्ड एंड, यानी 1955 का जो रूल था उसकी इस रूल ने जगह ले ली है। तो उस रूल के माध्यम से जिन चीज़ों को मान्यता है, अगर उनको सुपरसीड नहीं किया गया है तो वो सारी लागू रहेंगी, ये कहना चाहता है ये रूल 73। तो यहाँ पे सारे रूल खत्म होते हैं, 1 से 73 रूल तक हमने पढ़ लिए हैं राजस्थान स्टाम्प रूल्स के। और हमने ये पढ़ने के बाद में कुछ नीचे फॉर्म है वो देख लो। ये फॉर्म ए है, ये कोई स्टाम्प वेंडर अगर स्टाम्प वेंडर बनना चाहता है तो उसके लिए फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल और लाइसेंस टू सेल स्टाम्प्स, यानी स्टाम्प बेचने के लिए स्टाम्प वेंडर का ये फॉर्म है, ये फॉर्म भर के और ये जमा कराया जाता है। उसके बारे में डिटेल मैंने पहले बता दी थी कि किस तरह कलेक्टर दे सकता है और कितने दिनों में दे सकता है। 501 रुपये उसकी फीस लगती है, और कुछ 10वीं पास होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ें उसमें कुछ शर्तें होती है। कलेक्टर स्टाम्प जो है स्टाम्प बेचने का लाइसेंस दे सकता है, और उसके रूल्स ऊपर पढ़े हमने। फॉर्म ए, ये 100 रुपये में जो है हर साल रिन्यू कर सकता है अपना लाइसेंस रिन्यू करने के लिए होता है ये फॉर्म। उसके बाद फॉर्म बी, फॉर्म ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टाम्प अंडर द राजस्थान स्टाम्प। अब ये लाइसेंस ऐसा होता है, ठीक है, जो कलेक्टर देगा वो लाइसेंस देगा और उसमें कंडीशंस भी देगा। ये लाइसेंस ही एक तरह से फॉर्म बी में आता है, ये रूल 24(2) के तहत फॉर्म बी में लाइसेंस होता है। रजिस्टर ऑफ एडवांसेज ऑफ स्टाम्प्स, ये अगर कोई भी व्यक्ति को स्टाम्प एडवांस में दी जाती है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह को 1 महीने से अधिक बराबर स्टाम्प्स दे सकता है कौन, जो पदेन स्टाम्प वेंडर होता है वो दे सकता है। तो लेकिन उसको रजिस्टर रखना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को कितनी कैसे कैसे स्टाम्प्स एडवांस में दी है। ये लाइसेंस वेंडर्स एब्स्ट्रैक्ट डेली सेल्स रजिस्टर नॉन जुडिशियल स्टाम्प, यानी जो लाइसेंस वेंडर है वो डेली अपना नॉन जुडिशियल स्टाम्प का एक रजिस्टर रखेगा, उसके अंदर ये सब एंट्री करता है। आपने कभी स्टाम्प खरीदा और आपको पता होगा, वो रजिस्टर में एंट्री भी करता है और पीछे साइन भी कराता है जिस आदमी ने स्टाम्प दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ये आपका राजस्थान स्टाम्प रूल 2004 कंप्लीट होता है। इसको एक बुक के साथ पढ़ोगे, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। हम आगे पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पढ़ेंगे, और राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 पढ़ेंगे, फिर राजस्थान रजिस्ट्रेशन रूल्स पढ़ेंगे। सारे पढ़ेंगे हम, धीरे धीरे सभी कंप्लीट करेंगे। और नोटिफिकेशंस के बारे में भी आगे चलेंगे हम, फिर डीड्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, किस प्रकार कौन कौन सी डीड होती है। इसके अलावा हम ई पंजीयन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ई पंजीयन, और ये भी देखेंगे कि कोई आदमी जो है आसानी से रजिस्ट्री कैसे करा सकता है, उसको किसी के पास रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना किसी करप्शन के स्वयं रजिस्ट्री करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं। आपको बस अपनी शिक्षा जो आपने ली है उसको उपयोग करना ज़रूरी है। लोग क्या है कि पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन फिर भी अंधेरे में गोते खाते रहते हैं, वो अपनी शिक्षा का उपयोग नहीं करते, इसी वजह से लोग उनको परेशान कर देते हैं। तो कृपया जुड़े रहें, बने रहें। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की पूरी एक एक लाइन की पट्टी पट्टी पढ़ देंगे हम। जय हिंद।